350 साल ताजमहल के वो बंद ताले और मुमताज की कब्र। सोचिए जरा, अगर सदियों से बंद उस जगह को अचानक खोला जाए तो अंदर क्या नजारा होगा। जिस ताजमहल को दुनिया मोहब्बत की सबसे बड़ी निशानी मानती है, क्या वह अपने भीतर कोई ऐसा रहस्य छुपाए बैठा है जिसे आज तक कोई जान नहीं पाया। जैसे ही ताले टूटने की बातें सामने आईं, इतिहास, आस्था और तर्क तीनों टकराने लगे। कहा जाता है कि अंदर का नजारा ऐसा था जिसने देखने वालों का दिमाग हिला दिया और यहीं से जुड़ गया महादेव चमत्कार का नाम। क्या यह सब सिर्फ एक कहानी है या फिर वो सच जिसे सदियों तक छुपाकर रखा गया। इस वीडियो में हम उसी रहस्य के पर्दे उठाने वाले हैं जो ताजमहल को देखने का आपका नजरिया हमेशा के लिए बदल सकता है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले कमेंट्स में हर हर महादेव जरूर लिखें। इसी तरह की और रहस्यमयी जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल ट्रू हिस्ट्री को आज ही सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को प्रेस करें। ताजमहल केवल सफेद संगमरमर की इमारत नहीं, बल्कि समय के साथ विचारधारा, पहचान और इतिहास का प्रतीक बन चुका है। दुनिया इसे प्रेम की निशानी मानती है, लेकिन भारत में इसके मायने विवादित रहे हैं। कहा जाता है कि ताजमहल के निर्माण में मजदूरों के हाथ कटवा दिए गए थे, लेकिन इतिहासकार इसे मुहावरा या लोक कथा मानते हैं, वास्तविक घटना नहीं। ऐसे तथ्य और मिथक मिलकर इसे केवल स्मारक नहीं बल्कि रहस्य और बहस का केंद्र बनाते हैं। सबसे रहस्यमय हिस्सा इसके 22 बंद तहखाने हैं। ये कमरे आम लोगों और शोधकर्ताओं के लिए दशकों से बंद हैं। ASI के अनुसार यह सुरक्षा और संरक्षण के कारण है, लेकिन यही सीमित जानकारी संदेह को जन्म देती है। ये तहखाने केवल कमरे नहीं बल्कि अनसुलझे सवालों का प्रतीक बन चुके हैं। सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या ताजमहल केवल मकबरा है या किसी पहले मौजूद संरचना पर बना स्मारक। एक पक्ष मानता है कि यह शाहजहां द्वारा मुमताज की याद में बनवाया गया मकबरा है, जिसके पक्ष में ऐतिहासिक दस्तावेज और स्थापत्य उदाहरण हैं। दूसरी ओर कुछ लोग मानते हैं कि इसकी संरचनाएं और प्रतीक किसी पूर्व इस्लामिक संरचना की ओर इशारा करते हैं। यह बहस केवल इमारत तक सीमित नहीं बल्कि आस्था, पहचान और सांस्कृतिक स्मृति से जुड़ी है। यही वजह है कि ताजमहल आज भी इतिहास, रहस्य और विवाद का केंद्र बना हुआ है। ताजमहल की सुंदरता में अधिकांश लोग खो जाते हैं, लेकिन संरचना पर ध्यान देने वाले कुछ सवाल उठाते हैं। खासकर इसके बंद तहखानों और स्तंभों की ऊंचाई, मोटाई और अनुपात पर बहस होती रही है। कुछ स्तंभ मुख्य संरचना से मेल नहीं खाते और पत्थरों की कटाई और जोड़ाई पारंपरिक मुगल स्थापत्य से अलग दिखाई देती है। जब इन तत्वों की तुलना अन्य मुगल कालीन मकबरों से की जाती है तो कुछ असमानताएं सामने आती हैं। शोधकर्ता इन्हें असामान्य कहते हैं, सिर्फ सौंदर्य के लिए नहीं बल्कि संकेत कि कुछ तत्व पूरी तरह ढांचे में फिट नहीं बैठते। ताजमहल की सजावटी कला में कमल, सूर्य और विशेष रेखांकन भी शामिल हैं। सामान्य दर्शक इन्हें सजावट मानते हैं, लेकिन प्रतीकात्मक अध्ययन करने वालों के लिए ये सवाल बन जाते हैं। एक मत इसे मुगल कालीन शिल्पकला का हिस्सा मानता है, जबकि दूसरा इसे भारतीय धार्मिक प्रतीकों से जोड़ता है। यहीं से सजावटी कला और धार्मिक प्रतीक की रेखा धुंधली हो जाती है। सवाल यह है कि इन आकृतियों का उद्देश्य क्या था। जब अर्थ आस्था से जुड़ता है तो तर्क पीछे छूट जाता है। यही वजह है कि ये चिन्ह आज भी बहस और रहस्य का केंद्र बने हुए हैं। ताजमहल का एक रहस्यमय पहलू इसके भीतर मौजूद गुप्त मार्ग और असामान्य दिशाओं वाले रास्ते हैं। कुछ मार्ग मुख्य संरचना से सीधे नहीं जुड़े बल्कि अलग दिशा में जाते हैं, जो सामान्य मकबरों में अपेक्षित नहीं होते। इतिहास में प्राचीन मंदिरों और किलों में गुप्त मार्ग सुरक्षा और रणनीति के लिए बनाए जाते थे। इसलिए मकबरे में ऐसे मार्ग मिलना सवाल पैदा करता है, क्या यह सिर्फ स्मारक है या इसके भीतर कोई और उद्देश्य छुपा है। इन संरचनाओं को लेकर वर्षों से कोर्ट में याचिकाएं दायर होती रही हैं। शोधकर्ताओं और नागरिकों ने तहखानों की सच्चाई जानने की मांग की। ASI ने हमेशा कहा कि यह सुरक्षा और संरक्षण कारणों से सार्वजनिक नहीं किया जा सकता। सरकार ने अंततः एक सीमित टीम को जांच की अनुमति दी ताकि ऐतिहासिक जांच और राष्ट्रीय सुरक्षा के बीच संतुलन बनाए रखा जा सके। जब कोर्ट से यह आदेश पास हुआ कि अब ताजमहल के उन गुप्त तहखानों की तलाशी ली जाएगी, तो पूरे देश में हल्ला मच गया। फिर सरकार ने 5 जनों की एक टीम तैयार की
जो ताजमहल के हर बंद और गुप्त तहखाने में जाकर जांच करेगी कि आखिर वहां का इतिहास क्या कहता है। टीम यह पता लगाएगी कि वहां से ऐसे कौन से सबूत मिलते हैं जिससे यह स्पष्ट हो सके कि यह केवल ताजमहल है या किसी हिंदू मंदिर को तोड़कर बनाया गया ताजमहल। टीम के 5 सदस्य अलग अलग शहरों से आए थे और अलग अलग पदों पर कार्यरत थे, लेकिन उन सभी में एक व्यक्ति था जिसका नाम विवेक था। विवेक पेशे से साइंटिस्ट था, लेकिन दिल से इतिहास का विद्यार्थी था। बचपन से ही उसे भारत के प्राचीन मंदिरों और सभ्यताओं के बारे में जानने की गहरी रुचि थी। उसके कमरे की दीवारों पर वैज्ञानिक चार्ट के साथ साथ पुराने मंदिरों की तस्वीरें लगी रहती थीं। शायद इसी वजह से उसे ताजमहल के बंद कमरों और तहखानों की जांच में बहुत ज्यादा रुचि थी। जब विवेक को पता चला कि वह उस विशेष टीम का हिस्सा है जो ताजमहल के अंदर जाकर सच सामने लाएगी, तो उसने इस निर्णय को केवल एक सरकारी जिम्मेदारी नहीं बल्कि एक व्यक्तिगत खोज की तरह लिया। विवेक ने ठान लिया था कि 3 दिन की इस जांच में वह ताजमहल के इतिहास का सारा सच पता लगा कर रहेगा। और जब पहले दिन टीम ताजमहल के भीतर प्रवेश करती है तो विवेक का ध्यान सबसे पहले उस ठंड पर जाता है जो सामान्य संगमरमर की इमारतों से अलग महसूस होती है, जैसे यह जगह केवल पत्थरों से नहीं बल्कि समय से बनी हो। वह दीवारों को छूकर उनकी बनावटों को महसूस करता है और इस बात पर गौर करता है कि कुछ पत्थरों की कटिंग ऐसी है जो आम मुगल कालीन संरचनाओं से बिल्कुल भी मेल नहीं खाती। जैसे जैसे वह जांच करने वाली टीम आगे बढ़ती है, विवेक की नजर कुछ उभरी हुई आकृतियों पर पड़ने लगती है जिन्हें सामान्य नजर से केवल सजावट समझा जा सकता है। लेकिन उसके मन में यह सवाल उठता है कि यह आकृतियां फूलों की नहीं बल्कि कमल जैसी क्यों लगती हैं, और यह उसकी जिज्ञासा को और भी ज्यादा बढ़ा देती है। वह चुपचाप अंदर इन सभी चीजों की तस्वीरें लेता है, सभी चीजों का माप करता है, पत्थरों की दिशा, उनकी बनावट, उनकी जुड़ाई और स्तंभों के अनुपात को भी नोट करता है, क्योंकि वह जानता है कि मंदिर और मकबरे की स्थापना की तकनीक में बहुत अंतर होता है। पहले दिन जैसे जैसे टीम जांच करते करते आगे बढ़ती जाती है, विवेक देखता है कि तहखाने के भीतर कुछ स्तंभ ऐसे हैं जो ऊपर से मुख्य संरचना से अलग शैली के हैं। उनकी ऊंचाई, मोटाई और आधार किसी गर्भगृह के खंभों जैसे प्रेरित होते हैं। यह दृश्य उसे भीतर से झकझोर कर रख देता है। वह अपनी डायरी में लिखता है कि यदि यह केवल एक मकबरा है तो इतनी जटिल स्तंभ व्यवस्था की आवश्यकता नहीं होती। जांच के दौरान विवेक को एक बंद मार्ग भी दिखाई देता है जो मुख्य दिशा से बिल्कुल हटकर है। उसके दिमाग में यह विचार आता है कि पुराने मंदिरों में अक्सर ऐसे मार्ग होते थे। पुराने समय में जब राजा महाराजा अपनी सेना के साथ युद्ध पर जाते थे तो वह विश्राम करने के लिए मंदिरों का सहारा लेते थे। ऐसे में यदि उन्हें लगता था कि दुश्मन हमला करने वाला है तो वह उस गुप्त मार्ग से निकल जाया करते थे। पहले दिन की जांच में बहुत कुछ सामने आता है और उसके बाद सभी लोगों को वहां से बाहर कर दिया जाता है। केवल वह 5 लोगों की टीम अंदर जाती है जिनके पास अंदर जाने के आदेश थे। यहीं से रहस्य की आग सुलगने लगती है, क्योंकि सवाल यह नहीं था कि अंदर क्या है, सवाल यह था कि इसे इतने सालों तक छुपाया क्यों गया। ताजमहल के चारों ओर सुरक्षा बहुत ज्यादा बढ़ा दी जाती है और अंदर जाने के लिए किसी को भी अनुमति नहीं मिलती। सवाल सभी के मन में इतने ज्यादा उठ रहे थे कि कुछ समझ नहीं आ रहा था। तभी साइंटिस्ट की 5 जनों की टीम यह फैसला लेती है कि अब शाहजहां और मुमताज की कब्र के जो बंद तहखाने हैं उन्हें भी खोला जाए और वहां पर भी जांच की जाए, क्योंकि कई बार जो दिखाई देता है वह असली नहीं होता और जो असली होता है वह दिखाई नहीं देता। ताजमहल के तहखानों की बनावट किसी इस्लामिक मकबरे से मेल नहीं खाती थी। स्तंभों की ऊंचाई, पत्थरों की कटिंग और फर्श की रेखाएं किसी और ही युग की कहानियां बता रही थीं। यह सब विवेक और टीम के मन में कई सवाल पैदा कर रहा था और डर भी बढ़ा रहा था। और यह डर यहीं नहीं रुकता। दूसरे दिन की सुबह भी ताजमहल में सामान्य नहीं थी। हवा में एक अजीब सा सन्नाटा था, जैसे सफेद संगमरमर भी कुछ कहने से डर रहा हो। पहले दिन की अधूरी रिपोर्ट और अचानक बढ़ाई गई सुरक्षा ने लोगों के मन में कई सवाल पैदा कर दिए थे कि अंदर कुछ ऐसा जरूर है जो दिखाया नहीं जा सकता। इसी तनाव के बीच सबसे बड़ा फैसला लिया जाता है कि अब मुमताज की कब्र का तहखाना भी खोला जाएगा और वहां पर भी जांच की जाएगी। यह निर्णय बहुत ही कम लोगों की मौजूदगी में लिया गया।
बिना मीडिया, बिना शोर, केवल इतिहास और भय के बीच। जैसे ही संगमरमर की जाली हटाई जाती है और मुमताज की कब्र का बंद तहखाना खोला जाता है, अंदर कोई साधारण कब्र जैसी अनुभूति नहीं होती। ना तो वैसी नमी, ना वैसा अंधेरा, बल्कि एक अजीब सी खाली खाली संरचना, मानो यह स्थान किसी शव के लिए नहीं बल्कि किसी चिन्ह के लिए बनाया गया हो। और यहीं से सबसे बड़ा सवाल उठता है कि अब तक इसे दबाया क्यों गया? क्या यह मुमताज की असली कब्र है या यह केवल एक दृश्य है? जैसे जैसे दूसरे दिन की जांच आगे बढ़ती है, तहखानों की दूसरी परत में जांच की जाती है। धीरे धीरे धूल और मिट्टी हटाई जाती है। पत्थरों पर बने चिन्ह अब साफ दिखाई देने लगते हैं। कुछ आकृतियां तो ऐसी थीं जो किसी कब्र से मेल नहीं खाती थीं, बल्कि ऐसा लगता था कि मानो किसी पूजा स्थल की दीवारें हों। बंद तहखानों में जो पत्थर दिखाई दे रहे थे, उनके ऊपर और आसपास दीवारों पर कमल और सूर्य के निशान दिखाई दे रहे थे। अलग अलग सी रेखाएं दिखाई दे रही थीं, जो समय काल से परे लगती थीं। यहीं से यह सवाल जन्म लेता है कि यह स्थान केवल दफनाने के लिए नहीं बनाया गया था, बल्कि इसका उपयोग पहले किसी और उद्देश्य के लिए होता होगा। दूसरे दिन की सबसे चौंकाने वाली बात यह थी कि तहखाने का एक मार्ग ऊपर की मुख्य संरचना से सीधा नहीं जुड़ता, बल्कि एक अलग दिशा में जाता है, जैसे इसे जानबूझकर अलग रखा गया हो। उस मार्ग के पास खड़े होकर विवेक ने महसूस किया कि ताजमहल की असली सच्चाई ऊपर नहीं, बल्कि इसके नीचे दबी हुई है। उसी शाम सभी के मन में एक नया प्रश्न और चर्चा का विषय जाग जाता है कि यह इमारत और मुमताज के नाम से जुड़ी कहानी शायद प्रेम से ज्यादा राजनीति की थी और इसका इस्तेमाल इतिहास को ढकने के लिए किया गया। दूसरे दिन के अंत तक कोई आधिकारिक बयान नहीं आया, केवल खामोशी बढ़ती गई और यह चुप्पी सभी के मन में और ज्यादा भय पैदा करने लगी, क्योंकि जब इतिहास बोलना बंद कर देता है तो कल्पनाएं बोलने लगती हैं। दर्शकों के मन में यह सवाल पूरी तरह बैठ चुका था कि अगर यह मकबरा है तो इसके नीचे मंदिर जैसी संरचना क्यों है, और अगर यह केवल प्रेम की निशानी है तो इतनी गोपनीयता क्यों है। अब बात जाती है तीसरे दिन की जांच पर। तीसरे दिन की सुबह ताजमहल के लिए किसी परीक्षा से कम नहीं थी, जैसे सदियों की चुप्पी अब अपना फैसला सुनाने वाली हो। सुरक्षा पहले से कई गुना बढ़ा दी गई थी। चारों ओर सन्नाटा था और केवल कुछ चुनिंदा लोगों को ही ताजमहल के अंदर जाने की अनुमति मिली। इसी वातावरण में तहखाने के अंदर वाले मार्ग खोले जाते हैं। जैसे ही दरवाजे के बाहर पड़े भारी पत्थरों को धीरे से सरकाया जाता है, अंदर एक ऐसा कक्ष दिखाई देता है जो कल्पनात्मक रूप से किसी मकबरे जैसा बिल्कुल नहीं लगता। ऊंची छत, चारों दिशाओं में बराबर दूरी पर खड़े स्तंभ और बीच में एक ऊंचा पत्थर का चबूतरा। यह सब देखकर पहली प्रतिक्रिया डर नहीं बल्कि भ्रम होती है, क्योंकि यह संरचना किसी दफन स्थान की नहीं बल्कि किसी गर्भ जैसी प्रतीत होती है। यहीं से इस घटना में वह शब्द जन्म लेता है जो अब तक केवल फुसफुसाहट में था। वह शब्द था तेजो महालय। कुछ लोग इसे तेज प्रकाश और ऊर्जा से जुड़ा नाम बताते हैं, कोई इसे प्रतीक मानता है और कोई केवल संयोग। लेकिन यह नाम जैसे ही हवा में फैलता है, इतिहास और आस्था के बीच एक बहुत तेज तनाव पैदा हो जाता है। तीसरे दिन की जांच में यह भी सामने आता है कि इस कक्ष की मुख्य इमारत थोड़ी अलग है, जैसे इसे जानबूझकर ढका गया हो। पत्थरों पर उकेरी गई रेखाएं अब और स्पष्ट लगती हैं और कुछ चिन्ह हैं जिनका अर्थ कोई तय नहीं कर पाता। यह अनिश्चितता इस कहानी की आत्मा बन जाती है, क्योंकि जब किसी चीज का अर्थ तय नहीं होता तो हर व्यक्ति उसमें अपना अपना अर्थ निकालने लगता है। तीसरे दिन के मध्य में जांच में एक बहुत बड़ा मोड़ आता है। कुछ लोग चाहते हैं कि यह जांच यहीं रोक दी जाए, क्योंकि अब मामला केवल संरचना का नहीं बल्कि पहचान का बन चुका है। कमरे फिर से बंद कर दिए जाते हैं और बाहर खड़े लोगों को बस इतना बताया जाता है कि कुछ भी असामान्य नहीं मिला। लेकिन भीतर मौजूद लोग जानते हैं कि असामान्य शब्द इस घटना के लिए पर्याप्त नहीं है। सवाल अब यह नहीं रहा कि क्या मिला, बल्कि यह हो गया कि आखिर यह सच अभी तक दिखाया क्यों नहीं गया। इसे दिखाया जाए या फिर से बंद कर दिया जाए, इसी तनाव में पूरी जांच की जाती है। इतिहास कभी कभी सच को नहीं बल्कि शांति को चुनता है। तीसरे दिन की शाम ढलते ढलते यह निर्णय लिया जाता है कि अंतिम निष्कर्ष को सार्वजनिक करने से पहले फिर से ताजमहल के सभी बंद तहखानों को सील कर दिया जाए। यही वह पल होता है जब दर्शकों के मन में यह सवाल बैठ जाता है कि अगर कुछ छुपाने लायक नहीं है तो छुपाया क्यों जा रहा है। तीसरे दिन की जांच समाप्त होते ही
यह सच एक अधूरी कहानी की तरह रह जाता है। सभी को लगता है कि शायद ताजमहल का असली रहस्य यह नहीं है कि वह क्या था, बल्कि यह कि आज हमें क्या दिखाया जाना चाहिए। यही अधूरापन इस कहानी को और ज्यादा सोचने पर मजबूर कर देता है। जांच के दौरान विवेक अपनी डायरी में सब कुछ विस्तार से दर्ज करता है, क्योंकि वह जानता है कि इतिहास अक्सर तुरंत नहीं बल्कि समय के साथ समझ में आता है। जांच के आखिरी दिन जब टीम ताजमहल से बाहर निकलती है तो विवेक पीछे मुड़कर ताजमहल को देखता है। उसके मन में एक अजीब सा भाव आता है, जैसे यह इमारत कुछ कहना चाहती हो, लेकिन शब्दों में नहीं। वह तय करता है कि वह अपने नोट्स में केवल एक वैज्ञानिक रिपोर्ट तक सीमित नहीं रखेगा, बल्कि भविष्य में इन्हें एक अध्ययन के रूप में प्रस्तुत करेगा। विवेक अपनी जांच के अंतिम निष्कर्ष में यही दावा करता है। वह यह सवाल छोड़ता है कि क्या ताजमहल केवल वही है जो हमें बताया गया, या इसके नीचे कुछ ऐसे संकेत हैं जो भारत के पुराने अतीत की ओर बहुत बड़ा इशारा करते हैं। और शायद अब विवेक का यही जवाब अगले कुछ सालों तक देश में चर्चाओं का विषय बना रहेगा। पिछले कई सालों से हमारे मन में भी यही प्रश्न आता रहा है कि आखिर ताजमहल का असली रहस्य क्या है। अब शायद ऐसे संकेत मिलने लगे हैं कि यह रहस्य ज्यादा समय तक छुपा नहीं रह पाएगा। हमारे भारत देश में कई ऐसी जगहें हैं, कई मंदिर, मस्जिद और प्राचीन किले, जैसे ताजमहल या कुतुब मीनार। कई ऐसे किले हैं जिनका इतिहास इतना गहरा और रहस्यमयी है कि आज तक उन्हें कोई पूरी तरह नहीं जान पाया। हर जगह का पूरा इतिहास जानना और समझना आज भी बहुत मुश्किल है, लेकिन इतना जरूर कहा जा सकता है कि भारत की धरती आज भी अपने अंदर कई सारे रहस्य और इतिहास दबा कर बैठी है। कहते हैं कि झूठ को कितना भी दबा दिया जाए, एक दिन वह ज्वालामुखी की तरह फटता है और सामने आता है। इसी तरह कितने ही इतिहास के पन्ने आज भी दफन हैं, जो आज नहीं तो कल या परसों सच के साथ सामने आएंगे। ताजमहल तो इस सच्चाई के महासागर की केवल एक बूंद है, जिस पर आज देश के लाखों लोग चर्चा कर रहे हैं। सच्चाई यह है कि यदि शांति और ईमानदारी से बात की जाए तो इस देश में कई ऐसी जगहें हैं जहां इतिहास का ऐसा सच दफन है कि सामने आने पर पूरी धरती हिल सकती है। इसलिए आज भी कई प्राचीन किले और महलों में ऐसे कमरे या तहखाने हैं जहां जाने पर सरकार ने प्रतिबंध लगा रखा है। कई अफवाहें सुनने में आती हैं कि वहां जाने पर कोई वापस नहीं आता, या वहां कुछ ऐसी शक्तियां हैं जो किसी को वापस नहीं आने देती। यह सब केवल बातें हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि हर कमरे और तहखाने में हमारे इतिहास का ऐसा सच छुपा हुआ है जो सामने आकर सब कुछ हिलाकर रख सकता है। इसी कारण आज भी देश में कई ऐतिहासिक जगहों पर ऐसे तहखानों में जाने पर प्रतिबंध है। दोस्तों, आपको यह पूरी घटना सुनकर क्या लगता है? क्या ताजमहल सच में केवल प्रेम की निशानी है, या इस निशानी के नाम पर कुछ सच्चाई को दबाया जा रहा है? कुछ ऐसे सबूत जो यदि सामने आ जाएं, तो हमारे देश का इतिहास पूरी तरह हिल सकता है। आपके विचार क्या हैं? नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। वहीं आप सबको बता दें कि इस वीडियो में प्रस्तुत सभी तथ्य और कथाएं शोध और लोक कथाओं पर आधारित हैं। यह किसी धर्म या समुदाय के खिलाफ नहीं है और केवल ऐतिहासिक जिज्ञासा और जानकारी के उद्देश्य से बनाया गया है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।